थीसिस के अंदर जो आप मॉडल डिफाइन किया है वो किस तरीके का मॉडल है, कोई बता सकता है? पेमेंट मॉडल या सब्सक्रिप्शन मॉडल जिसके थ्रू बेसिकली रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी का। आप में से वैसे किसी ने थीसिस पढ़ने की जहमत की थी घर से? चलिए दोस्त, आपने की थी ना, थोड़ा सा बता सकते हो? क्योंकि थीसिस के शुरू में लिखा हुआ रेड शर्ट। हाँ, जान लगा थोड़ी सी, आवाज़ नहीं आ रही। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप मतलब आप बोल तो बाहर हो, घर के अंदर हो, बोलो यार। आप में से कोई लाउड आवाज़ वाला भाई को बताओ, भाई बताएंगे आप। ये आगे आगे वाले भाई, ये अपने आसपास देख लो किसी को जोर से जो बोल सकता है। बस ठीक है, तुमने ओल्ड मॉडल बता दिया, मैंने, मुझे समझ आ सही है। आप लोगों को आवाज़ आई? आवाज़ आई? भाई ने कहा पिछले 20 सालों से जो बेसिकली सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन मॉडल था उसमें ये होता था कि मैंने लेट सपोज किसी भी, मुझे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सही, फॉर एग्जांपल मुझे कॉल करनी है लेट सपोज व्हाट्सएप के थ्रू, सही है, या मुझे लेट सपोज किसी भी इंटरनेशनल उसको कॉल करनी है, तो मैं कोई भी एप्लीकेशन लूँगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करूँगा, उसमें होगा क्या, मैं लेट सपोज उनसे क्रेडिट परचेज करूँगा $10 का, $20 का प्लान, और होगा क्या, लॉगिन एप्लीकेशन के अंदर मुझे खुद ही करना है, डायल भी खुद करना है, कॉल करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। ये कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है समझाने के लिए। इसी तरीके से आप लोग सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लेट सपोज क्लाउड कोड भी यूज़ करें, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। क्लाउड कोड की सब्सक्रिप्शन आपने परचेज कर ली, लेकिन क्लाउड कोड को यूज़ करना आपका अपना काम है, ठीक है। आप जाते हैं, अपना इंटेंट डिफाइन करते हैं, वो आपके लिए काम करता है, आपको आउटपुट देता है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, सब्सक्रिप्शन के पास, खरीदने के बाद आपके पास टूल का एक्सेस है, सही, लेकिन टूल यूटिलाइजेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर, ठीक है। एंथ्रोपिक जो कि क्लाउड कोड प्रोवाइड करते हैं, क्लाउड की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, वो ये क्लेम नहीं करेगा कि तुमने $20 मिल गया, तुम्हें बेसिकली जो है क्लाउड कोड $1 मिलियन वाला स्टार्टअप बना के देगा, ऐसा तो नहीं है ना। $20 में तो पॉसिबल नहीं है। तो $20 में मिल क्या रहा है, टूल मिल रहा है, सही। इसके अलावा कोई और टूल की एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं? कैनवा, बिल्कुल, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कोई और बताएगा? एडोबी, हाँ शायद ये भी डिस्कस किया था। अब ये चीज़ हो गई, ये है सारा पुराना मॉडल। मुझे कोई नया मॉडल बताएगा, क्योंकि वो भी डिस्कस किया, इस पर अच्छी खासी हमने डिस्कशन की है। जोर से बोलिए। ऑटोमेटिक कार्ड, सही है। इसके अलावा जोर से बोलो, थोड़ा सा जोर से। रेंट कार सर्विस, आप लोग गाड़ियों से निकलो ना बाहर, कुछ और भी बताओ मुझे सर्विस में। अपॉइंटमेंट, लीड जनरेशन, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, ठीक है। लीड जनरेशन क्या है? इन जनरल मैं टेक्निकली पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ लीड जनरेशन, अच्छा आउटकम बेस कैसे चलेगा? दोस्तों क्या अपॉइंटमेंट का क्या बता रहे थे? एक एग्जाम्पल दीजिए, मैं बताऊँ। कुछ बताओ यार, बिल्कुल। अच्छा देखो, होता क्या है, हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन इसको ज़रा क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो आउटकम बेस में क्या होगा, मैं पैसे उस चीज़ के लिए दूंगा जिसका रिजल्ट मुझे मिलेगा, सही। अब इसको अभी लीड जनरेशन साइड पे कर देते हैं, अपॉइंटमेंट बुकिंग साइड पे कर देते हैं। हम सिर्फ फोकस करते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, सही है, और मेरे पास एक, लेट सपोज मुझे कुछ कंटेंट प्रिपेयर करवाना। अभी मेरी अप्रोच क्या है, मैं बेसिकली जाऊँगा, वर्ड की सब्सक्रिप्शन लूँगा, या लेट सपोज कैनवा की सब्सक्रिप्शन लूँगा, और मुझे टूल का
एक्सेस मिलेगा, मैं उस पर डिज़ाइन करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा, उसके बाद उसका आउटपुट मुझे खुद ही जनरेट करना है, सही है। मेरी इंटेंट, लेट सपोज, अब दूसरी तरफ क्या है, इंटेंट मेरी ये है कि मुझे एक पोस्टर चाहिए या मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट हो किसी भी क्लाइंट के साथ, वॉटेवर जो भी है। मैं एक टूल के पास जाता हूँ या एक कंपनी, एक सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर नॉट द मैनुअल वन बट AI बेस्ड, ठीक है। उस पर जाके मैं अपनी सिर्फ इंटेंट डिफाइन करूँगा, आई नीड अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, दिस क्लॉज, हाई लेवल दिस, होगा क्या, वो मुझे फाइनलाइज एक वर्ड का कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दे। ये क्या है, आउटकम बेस्ड। टूल एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हुआ क्या, आउटकम मुझे मिल गया, उसके अगेंस्ट मैं पैसे दे रहा हूँ। अभी तो हम ये कर रहे हैं ना मिसाल के तौर पे, अच्छा ये एग्जांपल बेस्ट फिट नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने अगर प्लॉट की सब्सक्रिप्शन ली, आप जाके उसको बोलोगे वो आपको डॉक्यूमेंट बना के दे देगा, लेकिन समझ नहीं गए। ये चीज़ बेहतर समझ का आती है जहाँ पे हम बात करें अपॉइंटमेंट सेटिंग की। अच्छा होता क्या है, बहुत सारे जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, सास कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, मैं कोई सर्विस सेल कर रहा हूँ। इवन फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, सही, डॉक्टर की लीड्स कहाँ से आती हैं, डॉक्टर ट्रीट किसको करता है, उनका क्लाइंट कौन है, बेसिकली पेशेंट्स, सही। एक सॉफ्टवेयर है जो क्लेम करता है कि अगर आप मुझसे एक सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे तो मैं गारंटीड आपको 30 पेशेंट ला कर दूँगा। ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है थोड़ी देर। तो ये क्या हुआ, मैंने पैसे किसके लिए दिए, उन 30 पेशेंट्स के लिए जो कि आउटकम है। वरना लेट सपोज मैं टूल अगर लेता तो टूल में क्या लूँगा, एक कोल्ड कॉलिंग में टूल लूँगा, एक नंबर परचेज करूँगा, मैं हज़ारों पेशेंट्स को कॉल करूँगा, उनका डेटा स्क्रैप करूँगा, उसके लिए मल्टीपल टूल्स की सब्सक्रिप्शन होगा, फिर जाके टूल्स मैंने ले लिए, काम मुझे खुद ही करना है। और एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कहता है कि लेट सपोज आप इतने पैसे हमें दो, हम उसके अगेंस्ट में आपको इतने पेशेंट्स ला के देंगे। ये कौन सा हो गया, आउटकम ड्रिवन, सही। तो बेसिकली जो थीसिस का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे डिस्कशन क्या चल रही है कि यार जो पुराना सेस मॉडल है वो डिक्लाइन पे जा रहा है, और आउटकम ड्रिवन सेस मॉडल या वो सेस कंपनी जो आउटकम ड्रिवन काम कर रही है उस पर बेसिकली शिफ्टिंग चल रही है, ठीक है। तो एक मेजर शिफ्ट है। अब आगे चलते हैं, आप लोगों ने किसी ने अभी बेसिकली अपवर्क, फाइवर, सेल्सफोर्स, ऑरेकल, इनके शेयर्स की बेसिकली प्राइसिंग देखी है जरूर, हमने तो सेल्सफोर्स के शेयर दिखा सकते हैं। शेयर प्राइस आप देख रहे हैं डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्या रीजन लगता है आपको? सोच के बताओ। ये मॉडल शिफ्टिंग पे नहीं हो रहा, मतलब सब्सक्रिप्शन मॉडल शिफ्टिंग पे नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा जहन पे जोर डालो, क्या बेसिक रीज़न हो सकता है कि यार सेल्सफोर्स की प्राइसेस नीचे आ रही है। अब मिसाल के तौर पर हमसे ज़रा अपवर्क के शेयर्स लगाना, आप लोग वैसे ये चीज़ें नोट करते हैं, देखते हैं ये? कुछ ट्रेंड नज़र आ रहा है? हमने फाइबर पे जाना, ज़रा फाइबर के लिए नज़र आ रहा है कुछ? पूछिए पूछिए आप कुछ। अच्छा अच्छा, हो ये रहा है कि यार बहुत सारी कंपनीज जो थी ना वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे थी, ठीक है। सेल्सफोर्स कोर कंपनी थी जिन ये लोग सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, इनके पास एंटरप्राइज क्लाइंट होते हैं, सही। अब सब्सक्रिप्शन मॉडल का नुकसान क्या है, कोई बताया? इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 40-50 हज़ार डॉलर आई थिंक सो पर ईयर पे। अब बेसिकली जब से AI आया है थोड़ी सी रियलाइजेशन आई है कंपनीज में कि यार हम इतने पैसे क्यों आउटसोर्स करें, क्योंकि प्रोबेबली अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ज़रूरी नहीं है मैं सेल्सफोर्स के सारे ऑप्शंस यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो एक स्पेसिफिक चाहिए। अब एक तो यह है जो हम इस कोर्स में पढ़े वो ये कि लेट्स सपोज अगर हम कोई AI नेटिव कंपनी बना रहे हैं तो हमें
सब्सक्रिप्शन मॉडल की जगह पे कौन सा मॉडल यूज़ करना है, आउटकम ड्रिवन। एक तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेल्स फोर्स नीचे क्यों जा रहा है? कंपनीज उन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रही है और वो अपने इंटरनल टूल्स बना रही हैं जो कि सिर्फ सफिशिएंट उन्हीं फीचर्स को लेके चल रहे हैं जो उनके इंटरनल काम आ रहा है। अब वो ये रहा है कि लेट्स सपोज वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर बहुत सारे क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे हो गया अल्टीमेटली नीचे आएगा। ठीक है, ओवरऑल मार्केट में शिफ्ट आ रहा है, जो अगर आप देखें बड़ी बड़ी कंपनीज में चेंज आ रहा है। फाइवर तो बिल्कुल फ्लैट पे जा रहा है। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1 और 2 ईयर में भी डिक्लाइन आएगा। सबसे अच्छी और एक एग्जाम्पल है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो जब हम प्रोबेबली हमने 23 में शुरू किया होगा, तो आप में से कोई भी चैट जीपीटी तो यूज़ नहीं करा था। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग क्या यूज़ कर रहे स्टैक ओवरफ्लो एक डिफरेंट आर्टिकल्स। अंदर ज़रा लगाना, देखते हैं आती है नहीं आती। अच्छा, पब्लिकली नहीं है, ठीक है, लेकिन जनरल इसका ट्रेंड मैं देख रहा था डिक्लाइनिंग की तरफ। सही, अब थीसिस बनाया ही इसलिए ताकि अगर आप अब कोई कंपनी बनाने जा रहे हैं तो आपका फंडामेंटल जो है ना वो सेट हो, आपको पता है किस तरीके से हमें काम करना है या कंपनी के फंडामेंटल्स क्या। थीसिस में पूरा आर्किटेक्चर डिफाइन है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, थीसिस डिफाइन करता है कि यार आपकी एआई कंपनी का आर्किटेक्चर क्या हो, फिर आप कोई भी प्रोडक्ट उससे बना रहे हो। सही, पहली चीज़ ये हुई, हमने डिस्कस कर लिया पुराना मॉडल क्या था, नया मॉडल क्या था। अब हमसे फिर आगे चलना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थीसिस पे। लास्ट क्लास में जो हमने बेसिकली यूज़ किया था वो प्लेन इंग्लिश वाला था और जो बेसिकली बिगनर्स के लिए था। ये है बिजनेस थीसिस। सही, इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। कंटेंट दिखने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फंडामेंटल अगर आपने समझ लिए तो बिल्कुल आसान है। सही है, हम यहाँ से थोड़ा सा इसको देखना शुरू करते हैं हाई लेवल। क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़िए, कोई पढ़ के बताएगा? दोस्तों पढ़ो, तुम्हारा नाम भूल गया, हिम्मत नहीं। अच्छा खैर, चलो पहली लाइन ये लिखी यार, एआई एरा द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज वोंट सेल सॉफ्टवेयर्स। वो क्या सेल करेंगे? दे विल मैन्युफैक्चर एआई एम्प्लॉयज। सही, इस पर हमने बात भी की थी लास्ट क्लास में। एक मैंने कंपनी की एग्जांपल भी दी थी आप लोगों को कि यार ऐसी कौन सी कंपनी जो इस वक्त एआई एम्प्लॉय सेल कर रही है, किसी को याद है? आवाज़ आई जोर से, कोई बताएगा? डेविंस। डेविंस का काम किया एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेल कर रहा है। सही, तो वो क्या है बेसिकली, वो एक एआई एम्प्लॉय है। वो सिर्फ कोड लिखने की हद तक नहीं है जैसे हमारा क्लाउड कोड है, वो पूरा एंड टू एंड एक टिकट भी जनरेट कर सकता है, उस टिकट के अगेंस्ट में कोड भी कर सकता है, पीआर भी रेस करेगा, मैनेजर होगा उसको इन्फॉर्म भी कर देगा और आगे मजीद ऑटोमेटिक टेस्टिंग भी करेगा, खुद काम भी करेगा। सही है, ये है एग्जाम्पल एआई एम्प्लॉय की, जो हम समझ रहे हैं उसकी एग्जाम्पल याद भी रखनी चाहिए। ठीक है, अब रोल बेस कंपोज स्किल्स ये इसको आगे छोड़ते हैं, हम आगे आते हैं। ये वाली लाइन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, the trajectory points further still AI employees are the verge of becoming economic actors in their own right। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टर्स, इस वर्ड पे थोड़ा सा एम्फसाइज करते हैं, इसका क्या मतलब है? बताओ। अच्छा चलिए, कोई और बताएगा? इकोनॉमी क्या है? लफ्ज़ तो सुना होगा ना? मैशियत। क्या चीज़? मैशियत। मैशियत। पार्टिसिपेशन यार, कुछ भी गलत बता दो। मैशियत। इकोनॉमी का मतलब पैसे। सही, इकोनॉमिक एक्टर का मतलब फिर क्या होगा? अगर थोड़ा सा आगे पढ़ो तो लिखा होगा ऑटोनॉमसली बाइंग सर्विसेज, procuring compute and acquiring data to accomplish what they are tasked with. See, this is no longer a tool category; it's a company category. The agent factory is the process that built these companies. AI agent ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं किसमें? इकोनॉमिक एक्टर्स में। अभी तक आप लोगों ने जितना भी देखा होगा, लेट्स सपोज इसको समझते हैं। एजेंट से हम क्या करवा रहे हैं इस वक्त? कोड जनरेशन।
एप्लीकेशन बना दी, प्रेजेंटेशन बना दी, ये सारी चीज़ें होगी। ट्रांजैक्शन हो रही है अभी तक कहीं? आप लोगों ने कभी ये देखा है कि आप ट्रांजैक्शन करोगे एआई? तो इकोनॉमिक एक्टर कैसे बनेगा? कि बेसिकली वो ये कि उस एजेंट को बजट एलोकेट हो, वो उन पैसों के थ्रू बेसिकली ट्रांजैक्शन भी कर सके और एक कोई टास्क अकम्प्लिश कर सके। अभी क्या है, क्योंकि अभी एज अ स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टेबलाइज हो रही हैं चीज़ें, तो एजेंट अभी सब करता क्या है, आप कमांड देते हैं, उसके कमांड के अगेंस्ट में वो टास्क अकम्प्लिश करता है। लेकिन जहाँ पे ट्रांजैक्शन, फाइनेंस, ये चीज़ें आती हैं, वहाँ पे इस वक्त एजेंट एक्टिव नहीं है, लेकिन वो उस ट्रेजेक्ट्री की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आज से लेट सपोज 6 महीने बाद, साल बाद होगा ये कि भाई एजेंट ऑटोनॉमसली पैसे भी, ट्रांजैक्शन भी यूज़ कर रहे होंगे। उन्हें लेट सपोज कंप्यूट चाहिए, क्लाउड पे चल रहे हैं, लेट सपोज उन्हें पता है कि यार ये कोई टास्क है जिसके लिए मुझे एडिशनल कंप्यूट चाहिए, तो उनके पास एक्सेस एलोकेटेड बजट होगा जिसके अगेंस्ट में वो ट्रांजैक्शन करके एडिशनल कंप्यूट भी ले सकते हैं। ठीक है, मजीद डेटा एक्वायर करना है उसके लिए भी वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है ट्रांजैक्शन वाली, इसलिए यहाँ पे डिफाइन क्या किया गया कि एजेंट की ट्रेजेक्ट्री जारी है के साथ एज एन इकोनॉमिक एक्टर। ये बात क्लियर है? क्लियर है? जोर से। अब यहाँ पे जो है ना, इन्होंने डिफाइन किया हो कि यार ऐसा क्यों है कि एजेंट इकोनॉमिक एक्टर बन रहे हैं। इसमें इन्होंने प्रोटोकॉल्स बताए, पेमेंट प्रोटोकॉल्स। एसीपी क्या है? ओपन एआई प्लस स्ट्राइक से आप सब वाकिफ है, सही है। इसमें है क्या? पावर्स चैट जीपीटी इंस्टेंट चेकआउट। मैं चैट जीपीटी के पास गया, मैंने बोला यार मुझे शहर की सबसे अच्छी बिरयानी खानी है। अब स्ट्राइक कनेक्टेड है, चैट जीपीटी क्या करेगा? ऑर्डर प्लेस करेगा ऑनलाइन, फूड पांडा के थ्रू, किसी के थ्रू ट्रांजैक्शन करेगा, किसके थ्रू? स्ट्राइक के थ्रू, और ऑर्डर मेरा कन्फर्म हो जाएगा। ट्रांजैक्शन हो रही है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम है, सही। अच्छा, इसी तरीके से बाकी प्रोटोकॉल से आप पढ़ लीजिएगा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ भी यही बात होगी, द सास एरा ओल्ड लाइक सोल्ड सब्सक्रिप्शन, द एजेंट फैक्ट्री एरा सेल्स रिजल्ट्स, जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। ह्यूमन डिफाइंस इंटेंट, ये कोई बताएगा? ह्यूमन बताएगा एजेंट को। जो तुम जवाब के लिए तो थोड़ा सा जोर से बोलो ताकि मुझे आवाज़ आए। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है बिरयानी वाली एग्जाम्पल में इंटेंट कहाँ था, एग्जीक्यूशन कहाँ हुई और आउटपुट कैसा है? तो तोड़ के बताओ, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में एक रूल भी पढ़ा था, 10 80 10। 10% शुरू का क्या है? इंटेंट। 80% क्या है? एग्जीक्यूशन। और फिर आखिर में 10% क्या है? आउटपुट, रिजल्ट। मुझे बिरयानी खानी है, अभी मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा फूड पार्टनर की एप्लीकेशन पे, सर्च करूँगा या नियरेस्ट में बिरयानी कौन सी मिलेगी, जाके खुद ही चेकआउट करूँगा, जैस कैश वॉट जो भी है, पेमेंट करूँगा। उसके बाद क्या होगा? बिरयानी थोड़ी देर बाद डिलीवर हो जाएगी। ये सारा पुराना मॉडल है समझने के लिए, ठीक है। एजेंट फैक्ट्री के हिसाब से ये मॉडल कैसे चेंज हो गया? मैं गया चैट जीपीटी के पास, मैंने कहा मुझे शहर की सबसे ज़बरदस्त बिरयानी खानी है। ये मेरा क्या है? इंटेंट। बिरयानी मुझे खानी है, ज़बरदस्त खानी है, ये मेरा इंटेंट है। अब जीपीटी के पास टूल्स है, उसके पास फूड पांडा की एपीआई का एक्सेस है, लेट्स सपोज एमसीपी सर्वर का एक्सेस है, ओपनएआई प्लस स्ट्राइक वाला प्रोटोकॉल हमने देख लिया जिसका नाम उन्होंने एसीपी रखा हुआ, तो यानी ट्रांजैक्शन उसके थ्रू हो सकती है। टूल जो उसके पास है, उसने इंटेंट समझा और टूल उसके पास है एग्जीक्यूशन वो कर सकता है। आउटपुट मेरे पास क्या आएगा? बिरयानी, सही है। अब अगर हम आगे यहाँ पे पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? एजेंट एग्जीक्यूट, ह्यूमन वेरीफाई आउटपुट, आउटकम्स। सॉरी, बिरयानी अच्छी है या बुरी है, कौन वेरीफाई कर रहा है? ह्यूमन। एजेंट नहीं कर रहा, एजेंट के हिसाब से बिरयानी परफेक्ट है, चाहे वो पंजाब की हो या कराची की हो, क्योंकि वो ये नहीं समझ सकता कि यार बिरयानी पंजाब वाली अच्छी है या कराची वाली, वो टेस्ट नहीं कर सकता। वो मुझे भी बताना पड़ेगा कि भाई वो वाली बिरयानी नहीं, पुलाव नहीं, बिरयानी। ठीक है, आगे चलते हैं।
What is left for human is the work that machine can't do for us, knowing what we actually want and knowing whether we actually got it. ठीक है? What remains is intent, verification and outcome. तो बीच में जो एग्जीक्यूशन वाला काम था वो किसको चला गया? एजेंट को. ह्यूमन का काम क्या रह गया? इंटेंट, वेरिफिकेशन, आउटकम. तीन चीज़ें याद रखिएगा. अब इसको आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा आगे देखते हैं, वोकैबुलरी पे आ जाते हैं. अच्छा, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जब आप थीसिस पढ़ेंगे, वैसे तो अगर आप ऊपर शुरू से पढ़ते हुए जाएंगे तो क्लैरिटी होगी, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहा है. ये कह रहा है भाई ये तीन टर्म है, ये इंटरचेंजेबल नहीं है. इन तीन टर्म्स का मतलब अपना सेपरेट का डिफरेंस है. सबसे पहले क्या, द एजेंट फैक्ट्री. एजेंट फैक्ट्री क्या है? प्रोसेस है. कंपनी की बात नहीं हो रही, ये प्रोसेस है. अच्छा, क्या है? इट इज स्पेक्ट्रेबल यानी स्पेसिफिकेशन ड्रिवन है. ह्यूमन क्या करता है? सुपरवाइज करता है. और एजेंट टूल्स पावर्ड मेथड यानी क्लाउड कोड, ओपन कोड बाय विच एआई वर्कर्स आर डिजाइन. ह्यूमन इसको पीछे ज़्यादा है. स्पेक्ट्रेबल है यानी स्पेसिफिकेशन लिखते हैं. ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन इस चीज़ को सुपरवाइज करता है. और एजेंट बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं एज अ वर्कर. ठीक है? मैन्युफैक्चर एंड डिप्लॉय. द एजेंट फैक्ट्री इज व्हाट यू लर्न टू ऑपरेट, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट यू बाय. एजेंट फैक्ट्री क्या है वो बताया सिंपल वर्ड में. प्रोडक्ट नहीं है क्या ये? किस तरीके से चलाना है, यू लर्न हाउ टू ऑपरेट. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट यू लर्न टू ऑपरेट. ठीक है, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट यू बाय. पहली डेफिनेशन हो गई किसकी? एजेंट फैक्ट्री की. आगे चलते हैं. एआई नेटिव कंपनी वो क्या है? इज द आउटपुट. एजेंट फैक्ट्री है प्रोसेस, एआई नेटिव कंपनी क्या है? उस प्रोसेस का आउटपुट. ठीक है, इसमें क्या है? इट इज रनिंग द एंटरप्राइज. एजेंट फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ फर्म स्टाफ बाय एआई वर्कर्स, वगैरह जो भी है. आगे हम लिखेंगे द एआई नेटिव कंपनी इज व्हाट यू एंड अप रनिंग. प्रोसेस फॉलो किया एजेंट फैक्ट्री का, उसका जो आउटकम है वो क्या है? एक एआई नेटिव कंपनी है जो कि बेसिकली हम उसको अप एंड रनिंग कर रहे हैं. ठीक है, इन द बुक दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एजेंटिक एंटरप्राइज. एआई नेटिव कंपनी इक्वल्स टू एजेंटिक एंटरप्राइज. ठीक है, और एजेंट फैक्ट्री क्या है? प्रोसेस है एआई नेटिव कंपनी बनाना. सही. आखिर में है एआई वर्कर्स. ये क्या कर रहा है? ये वर्कफोर्स है जो कि बेसिकली सारी एग्जीक्यूशन संभालना है. इन सिंपल वर्ड्स तो तीन टर्म्स है. एजेंट फैक्ट्री और एआई नेटिव कंपनी इक्वल्स नहीं है. एजेंट फैक्ट्री प्रोसेस है, एआई नेटिव कंपनी आउटपुट है. एआई नेटिव कंपनी इक्वल्स है एजेंटिक एंटरप्राइज के, और एआई वर्कर उस एआई नेटिव कंपनी का पार्ट है जो बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहा है चीज़ें. सही. अब आ जाते हैं इस पर, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स. रिवीजन की ज़रूरत है जितना भी हमने पढ़ा है. सही. सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है? अब थोड़ा सा आपको पढ़ के बताएं. पढ़ लिया? दो लाइनों की डेफिनेशन है, कोई बताएगा? हाँ दोस्त बताओ. दोस्त तुम आगे आओ, मसला तो नहीं है. हाँ आगे आगे बताता ताकि मुझे आवाज़ आ जाती है. थोड़ा सा जोर से बोलो. कोई और बताएगा? जी शोर. शोर भाई आप ही करीब आओ. आवाज़ को क्या करूँ? आप लोग को मेरी से याद है? अच्छा, शोएब भाई का पर्सपेक्टिव ये है कि हमारा एआई वर्कर जिस डेटा को लेके काम करेगा, ऐसे ही
वो चीज़ है बेसिकली सबस्ट्रेट या सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। किसी का ओपिनियन इससे डिफरेंट है? अच्छा, कोई और बताएगा? मुझे आवाज़ समझ बहुत हल्की आ रही है, तो यार माजरत। मेमोरी सेव करता है, अच्छा सही, मेमोरी सेव, ठीक है। और कोई? जी, यानी अली भाई माइक पे कुछ हो सकता है? बड़ी जहमत देनी पड़ रही है लोगों को। गुलनाम भाई, गुलनाम भाई, कोई कान में है। माइक की वॉइस थोड़ी और हो सकती है। नहीं, ये लास्ट है। पीछे वालों, क्या हाल है? इसकी वजह से अच्छा क्या इशू आ रहा है? पीछे आवाज़ समझ नहीं आ रही। अच्छा, इनकी आवाज़ आपको नहीं आ रही? सर, उसका मसला ये है कि ये जो हमने इनकी खिदमत के लिए 2 बड़े-बड़े पंखे लगाए ना, इसकी आवाज़ उतनी है, बहुत ज़्यादा है। इसका एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। सिर्फ उसका नुकसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ। नुकसान ये है कि आपकी आवाज़ जो है हमें समझ नहीं आती, और फ़ायदा भी यही है कि आपकी आवाज़ हमें समझ नहीं आती। समझ आ गया? वरना पहले ऐसा होता था, हम स्टेज पे बैठते थे ना, तो इतनी आवाज़ें आ रही हैं नीचे से कि हमें समझ नहीं आ रहा हमारी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है या वहाँ की हम सुने। तो अब उससे आवाज़ नहीं आ रही, और मेरे ख्याल से इससे आपस में भी आप लोग दूसरों को एक दूसरे की आवाज़ कम आती होगी, तभी आप लोग डिस्कशन नहीं कर रहे होते। फ़ायदा भी है सर इसका, तो नुकसान नहीं है। कम्युनिकेशन इनकी जो पूरा जो है यहाँ पर ध्यान होगा, तो खैर है। अच्छा, कोशिश क्या करें, जिनको सब है ना, थोड़ा उनको स्टेज में तो बुला रहे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट निकालेंगे। हमारे पास पहले माइक था, वो माइक अभी अवेलेबल नहीं है बेसिकली, ठीक है ना? तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो तो आप स्टेज पर आ जाइए करें, ठीक है? हर चीज़ का वर्कअराउंड निकालना पड़ता है हमें। इस क्लास पे हमने वर्कअराउंड निकाला है सर, और बाकी भाई सबसे पहले तो भैया आप सब अपने क्लैपिंग करें, क्लैपिंग करें, क्योंकि मैं अभी इस क्लास में आया हूँ, यकीन करें बहुत गर्मी है। मैं अभी बाहर से वीडियो बनाते इसलिए आया। इतनी गर्मी है सर, और इस गर्मी में माशाल्लाह आप लोग जो है आ रहे हैं सर, आपको ना पता पसीने में, सरगाम भाई मैनेजमेंट वाले सारे इस पसीने में, इस गर्मी में आप लोगों के लिए, आप लोगों की हिम्मत है भाई। यकीन करो मेरी हालत खराब हुई थी अभी, मैं इसलिए जो है थोड़ा बाहर से होकर आया। बाकी बहुत गर्मी है, लेकिन इसीलिए हम लोग जो है वो क्लास दिन में नहीं रखना चाह रहे थे, क्योंकि पता था गर्मी है, लेकिन मजबूरी थी आप लोगों की, हम समझ सकते हैं। लेकिन अब आपकी डेडिकेशन है, और मुझे उम्मीद है कि आखिर तक ये डेडिकेशन आप लगा लेते हैं, ठीक है? तो सोच रहा हूँ कुछ आपसे इंटरेक्शन की जाए, आपके साथ मिलकर सर से कुछ जो है सवाल पूछे जाए, ताकि हमें समझ आए, जो कि हमें समझ नहीं आती। लेकिन आप लोगों को अभी तक चीज़ें पढ़ाई में सब समझ आ रही हैं? आपसे सवाल कर लिया जाए। वैसे आज खुश तो पड़े होंगे सर ये लोग, सर ने आते ही गुड न्यूज़ दे दी इनको कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुका है ना? अब इनकी 12वीं की पार्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि लोग नहीं कर रहे थे, उसका इल्ज़ाम भी हम पर आता कि सर ने जो है एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया, हम बेचारों पर जुल्म कर दिया, तो हम लोग जो है पार्टी नहीं कर पा रहे। तो अब वो पार्टियाँ होंगी, लेकिन याद रहे एग्ज़ाम में 2 मॉड्यूल मज़ीद ऐड होंगे, तो टाइम मिला है पढ़ने के लिए, और सर आपको पढ़ा रहे हैं। सर आप कंटिन्यू करें, बीच बीच में अगर हमें ऐसा कुछ लगा, क्योंकि सबसे यहाँ पर जो है बेवकूफ़ फिलहाल तो मैं हूँ, ये तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं तो हमें सिखाते हैं। तो अभी जो है जो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, जो कि सवाल पूछना चाहिए, ये लोग तो असल में मतलब ये कि ये लोग है ना एक दूसरे का भला नहीं करना चाह रहे। आता है इनको सब कुछ, इसलिए बोलते हैं कि भाई अगर मैं सवाल पूछूंगा दूसरे का भला क्यों हो जाए, मैं सर को पर्सनल में जाकर मैसेज कर दूंगा, सर को जाकर रात को कॉल कर दूंगा, तब मैं सर से सवाल करूंगा। क्लास में नहीं करना, क्लास में इनको क्यों बताऊं? तो ये है हमारी थोड़ी फितरत, इसको चेंज करनी है हमें। जी सर, अब कंटिन्यू करें।
अच्छा, हम बात किसकी कर रहे थे? सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की। उन सिस्टर ने जवाब दिया, वो काफ़ी हद तक बेहतर है, ठीक है। लेकिन कोई और शेयर करना चाहेगा? यार तुम लोग भी सारे जवाब दे दोगे, बाकी क्या करें? एक काम करो, तुम खड़े हो और किसी भी रैंडम बंदे को पॉइंट मिलो, इसको तुम्हें देख के गुस्सा आता है। चलो यार खड़े, ट्राई तो करो। अरे ट्राई कर दो यार। ये लो मेरा रुमाल ले लो, मुंह पे बांध दो, ताकि तुम्हें बाई फेस कोई पहचान ना सके। किसी को भी मैं क्यों बुला दूँ, तुम बुलाओ। देखो भाई, ये उसी को सेलेक्ट करेगा जिस पे इसको गुस्सा आ रहा है, तो आप लोग देखें। मुझे क्यों बता रहे हो, बस बोलो भाई, खड़े हो जाओ, दुश्मनी है मेरी तुमसे। अबे क्या कर रहा है? नहीं 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 भाई, वो भी जवाब दे रहे, किसी और को खड़ा करे। जल्दी कर ले यार, इतने सारे बंदे, किसी को भी पॉइंट कर लो। हाँ दोस्त, तुम बताओ। जोर लगाओ, जोर लगाओ भाई। हाँ तो ऊपर आओ, सही सही कर। Assalamu alaikum to all, and I am मोहम्मद बशार। सो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ये होता है कि जो भी कॉन्टेक्स्ट और डेटा जो एलएलएम के पास और एजेंट के पास होता है, जिसको यूज़ करते हुए वो एक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम लोग सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड आपने देख लिया, बहुत सारे लोगों ने बताया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। हमसे आगे आना जरा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एंगेजमेंट में हुआ है बोल्ड, ठीक है। क्या ये रहा है बेसिकली, एन एंगेजमेंट इज अ सिंगल बाउंडेड इंटरेक्शन बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ जनरल एजेंट। जनरल एजेंट का कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा है, कोई बताएगा? क्लाउड कोड क्या है? जनरल एजेंट है। क्यों जनरल एजेंट है? चलिए, तुम सारे जवाब दे दो, किसी और से भी पूछते हैं। कोई और बताएगा? जो सारे जवाब दे सके, जनरल एजेंट। पहले एंगेजमेंट क्या है? सिंगल बॉन्डेड इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड जनरल एजेंट। यहाँ पे दो तरह की एंगेजमेंट डिफाइन है। पहली कौन सी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग एंगेजमेंट। अब एक काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगेजमेंट को खाली नाम से आप मुझे ये खाली समझ के बताएं कि यार क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगेजमेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक है और एक है मैन्युफैक्चरिंग एंगेजमेंट। नाम से क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? सही बोल रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन दूसरों से भी पूछ लो। मुझे एक बात पता है, जब भी आप इस क्लाउड कोड के पास या किसी भी CLI एजेंट या लेट सपोज चैट जीपीटी के पास भी जाते हैं, सही, चैट जीपीटी एजेंट नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक, CLI एजेंट जितने भी हैं उनके पास आप जाके एक रिक्वेस्ट देते हैं और आप इन रिटर्न एक आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं। ये वाली एंगेजमेंट क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्यों? डिलीवर एन आउटकम डायरेक्टली टू ह्यूमन एंड आर गवर्न्ड बाय 7 प्रिंसिपल, जो कि चैप्टर 18 का पार्ट है, इसको हम बाद में रखेंगे। डिलीवर एन आउटकम डायरेक्टली टू दी ह्यूमन, ठीक है। अब इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है? इंजीनियर यूज क्लाउड कोड और ओपन कोड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डोमेन एक्सपर्ट यूज क्लाउड कोड और ओपन कोड। अच्छा, इंजीनियर्स लिखा हुआ है क्लाउड कोड और दूसरा लिखा हुआ है डोमेन एक्सपर्ट यूज
क्लाउड कोवर्ड। मुझे कोई दोनों की एग्जाम्पल देगा? इंजीनियर, किस इंजीनियर की बात होगी? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं क्लाउड कोड यूज़ करूँगा या क्या यूज़ करूँगा? क्लाउड कोड यूज़ करूँगा। हाँ यार ज़बरदस्त, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ भाई, क्लाउड कोड से मेरा क्या लेना देना? भाई लेट्स सपोज मैं अकाउंटेंट हूँ, क्लाउड कोड यूज़ करूँगा, बिल्ड मी फाइनेंस रिपोर्ट। इंजीनियर इन जनरल यहाँ पे जो टर्म हो रही है वो टेक्निकल आईटी रिलेटेड, सही है? उनके लिए क्या फ़ायदा है? इस CLI एजेंट तो उसी वही इंटरेक्ट कर रहा है बेसिकली जिसके पास जो कोड लेवल चीज़ें जानता है, जो बैश, टर्मिनल, शेल, इन चीज़ों से वाकिफ है, सही है ना? ये वो इंजीनियर है, सिविल वाले नहीं, मैकेनिकल वाले नहीं। ये कौन से इंजीनियर है जो ब्रॉड टर्म में जिसकी बात हो रही है? सॉफ्टवेयर, IT रिलेटेड, ठीक है? डोमेन एक्सपर्ट ये कौन है? जो किसी डोमेन के एक्सपर्ट एक टीम है जिसमें 2 बंदे काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या यूज़ कर रहा है? क्लाउड कोड। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर क्या यूज़ कर रहा है? क्लाउड कोवर, डेस्कटॉप GUI बेस्ड एप्लीकेशन। क्यों? उसकी फेमिलियरिटी किसके साथ है? इंटरफेस लेवल चीज़ के साथ। और डेवलपर है शेल टर्मिनल, ठीक है? अच्छा, इंगेजमेंट की किसकी बात हो रही है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोजेक्ट मैनेजर गया, उसने बोला लेट्स सपोज एक फना फीचर है, उसकी यूजर स्टोरी मुझे एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिख के दे दो। एजेंट जाएगा, अंडरस्टैंड करेगा, कॉन्टेक्स्ट आउटपुट एडिट करेगा, आउटपुट आ जाएगा, सही है? ये कौन सी इंगेजमेंट है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिक्वेस्ट गई, आउटपुट आया, काम खत्म हो गया। डोमेन एक्सपर्ट है तो वो क्या यूज़ कर रहा है? क्लाउड कोवर। इंजीनियर तो क्लाउड कोड, ठीक है? दूसरी इंगेजमेंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंगेजमेंट। अब वैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ये पढ़ के ज़रा समझाएं इसका क्या मतलब होगा। AI वर्कर मैन्युफैक्चरिंग जो एजेंट वो AI वर्कर को प्रोड्यूस करेगा और एक फॉर द AI कंपनी। ये मुझे आपने एग्जाम्पल से समझाना। क्लाउड को रिगार्डिंग आप लोगों को समझ आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? आपको तो आने तक मुझे पता है, बाकी सबसे बड़ी पूछना। आ रहा है आप लोगों को? देखिए नहीं आ रहा तो फिर हाथ उठा के बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूँ, सही? इतना वैसे अनिल भाई ने कहा था कि यार हमें हाई लेवल चीज़ें कवर करनी है, लेकिन मैं सारी जान से लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है? पढ़ लिया आपको 3-4 लाइन, कोई समझा सकता है? अब यहाँ से पूछते हैं, कोई बताएगा आप में से? मैं आपको थोड़ी सी सहायता दूंगा, थोड़ा सा आगे आ सकती हूँ। मुझे आपकी आवाज़ आधी पौनी समझ आ रही है, लेकिन पूरी समझ नहीं। स्क्रॉल करो बस। हाँ सही। आप एक काम करें, किसी की आवाज़ ज़्यादा है उसको ट्रांसफ़र करें, नॉलेज ट्रांसफ़र। थोड़ा सा आगे आ जाओ, सॉरी। सही, आप लोगों को आवाज़ आई? नहीं आई तो आप लोग एग्जाम्पल से वापस समझा दें। दोस्तों बताओ, मुझे आपका समझ आ गया, बैठ जाए, सही है। दोस्तों बताओ, ग्रुप चला हाँ है तो, अरे तो पीछे क्यों? हाँ हाँ वही हो, परेशान क्यों हो रहे हो? पढ़ा भी है, समझ नहीं आया तो बताएगा कौन? ठीक समझ नहीं आया, पूछने में बताओ, जोर से बोलो। तुम खड़े हो, देखो घबराना मत। दोस्त तुम समझाओ उसको, उसको समझ नहीं आया। हाँ तुम यार तुम बहुत जवाब दे रहे हो, अरे मैं नहीं,
पहले उससे क्यूरी को पूछो, उसको समझ नहीं है। इन द मीन टाइम और दूसरों से पूछ लेते हैं। हमजा किसी को पॉइंट करो। अच्छा, ये जो मुश्किल काम होता है ना, घबराने वाला, कि यार उसमें मैं हमजा को आगे करूँगा, हमजा आगे करो। थर्ड रो ब्लू स्काउट पिंक के बराबर आता है। इतना मुश्किल बताया कि मुझे नहीं पता, 12 लेकिन जो भी है खड़े हो जाए। जी बोलिएगा। थोड़ा सा आगे आ जाए क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, हाँ तुम्हें समझ आया? बताओ फिर। दोस्तों में समझ आ गया ना? तो मुझे डेफिनेशन अपनी बताओ, तो मुझे एग्जाम्पल से समझाओ। देखो, एक इंटरेक्शन मैंने बता दी, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि यार एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम हो रहा है, सही। काम कैसे हो रहा है? इंजीनियर यूज़ कर रहा है क्लाउड कोड, इंटरेक्शन कर रहा है, यार मेरे कोड में ये फिक्स कर दो, हो गया। दूसरी मैंने एग्जाम्पल डोमेन एक्सपर्ट की क्या बताई कि यार एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो जाएगा बोलेगा मुझे यूजर स्टोरी एक टिकट क्रिएट करना है या मुझे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी है, उसके लिए वो क्या करेगा, क्लाउड कोवर के पास जाएगा, उसको अपने क्यूरी देगा और आउटपुट आ जाएगा, सही। ये हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग इंगेजमेंट, सही। मैन्युफैक्चरिंग इंगेजमेंट क्या है, कैसे पॉसिबल है, मुझे कोई एग्जाम्पल दो ना। उसमें एक मसला है, सेल्स फोर्स में तुमने टोपी तो फिट कर दी मगर फिट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि सेल्स फोर्स एक्चुअली अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। देखो, अगर तुम सिर्फ रिकॉल करो ना, मैंने ना एक एग्जांपल इनसे पूछी थी, इन्होंने उसका जवाब दिया कि यार ये कंपनी है जो कि बेसिकली एआई वर्कर या एआई एजेंट्स प्रोवाइड करती है, सही। उसी को लेके समझा दो। हमने जिस एआई कंपनी की बात की थी जो कि एआई एम्प्लॉय या एआई वर्कर प्रोवाइड करती है, उसका नाम क्या है? जोर से। डेविंस, सही। डेविंस की एग्जांपल लेके मुझे ये समझा नहीं सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग एंगेजमेंट किस तरीके से काम कर रही होगी। हाँ बोला, बैठ जाओ, तो सुनो, शर्म कर लो यार। नहीं, स्पेक्स तो बात की बात है भाई। देखो, थीसिस का ये है, थीसिस है आर्किटेक्चर एआई नेटिव कंपनी का प्रिंसिपल्स क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। इसमें टाइम लगाने का मकसद ये है कि मुझे एक बात बताओ, आपको आज कोई कंपनी शुरू करनी है तो आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कंपनी में एप्लीकेशन डेवलपमेंट करवाना या कंपनी के सिस्टम्स डिफाइन करना? कोड कौन कर रहा है? कोड कौन कर रहा है इसमें? 10-80-10 प्रिंसिपल का मकसद क्या है? 80% एग्जीक्यूशन वाला काम तो आउटसोर्स हो गया, एआई कर रहा है। फिर 10% जो ह्यूमन के हाथ में और 10% जो वेरिफिकेशन है वो किसके हाथ में? ह्यूमन। वो सारा किससे रिलेटेड है? एग्जीक्यूशन, आर्किटेक्चर, प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन। थीसिस समझा ही आपको ये रहा है कि यार वो 80% लेयर कैसे डिफाइन होगी और 10% और 10% जो शुरू की और आखिर की वो कैसे डिफाइन होगी। इसमें टाइम लगाने का मकसद यही है कि समझ आए। उसके बाद आगे तो फिर सारी थ्योरी उदाम कर देने का। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आप लोग पढ़ कर आया, रीजनिंग वाली बाकी सारी चीज़ें थी,
ठीक है, वो दूसरा टॉपिक है, वो बिल्कुल आप क्विकली कवर कर सकते हैं। थीसिस फंडामेंटल है कि भाई पूरा जो एजेंट फैक्ट्री है उसका मकसद क्या है। हाँ, समझ आ रही है नहीं आ रही? जोर से। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो है ना 2 तरीके की एंगेजमेंट होती है। फर्स्ट तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये होता है कि मैं बेसिकली अगर एक एग्जांपल लूँ फाइनेंशियल की साइड की, कि हमारे पास ना लॉक्स होते हैं जो फ्रॉड को डिटेक्ट करते हैं। लाइक अगर मैं ChatGPT को कुछ लॉक्स दूँ तो वो डिटेक्ट करके बताएगा कि हमारे लॉक्स में कहाँ फ्रॉड है या क्या लॉक्स में कोई इश्यूज़ है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि हमारे फ्रॉड को डिटेक्ट कर रहा है लॉक्स के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग एजेंट की, तो ये बाकायदा एक सिस्टम होता है। लाइक अगर हम नॉर्मली बैंक्स में देखें तो उनके सिस्टम बने रहते हैं जो रियल टाइम में हमारे लॉग्स को देख रहे होते हैं और साथ साथ हमें बता रहे होते हैं कि कहाँ पर स्पाइक आ रहा है या कहाँ पर कौन सी ऐसी लॉग्स है जिससे हमें खतरा है या मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह की कोई चीज़ें हैं। तो ये दोनों डिफरेंस होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हमारी उसमें भी हो रही थी जो हमने LLM को अपने लॉग्स दिए थे, और जो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एजेंट है ये एक परमानेंट वर्कर होता है जो हमारे सिस्टम के साथ चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें बार बार उसे लॉग्स दे रहे हैं या बार बार हमारा एक ह्यूमन या एक एम्प्लॉय खड़ा है और वो उसे लॉग्स दे रहा है फिर LLM को रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये बाकायदा एक सिस्टम होता है हमारे पास। तो यही दोनों डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगेजमेंट में। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, इन्होंने आके हिम्मत करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कुछ मसला हुआ? क्या मसला हुआ? यस सर, कुछ मसला हुआ? ए यार, लड़ाई होगी क्या ऊपर? नहीं हुई ना, कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई आप लोग घबरा क्यों रहे? ठीक है, हमजा आपको नहीं मारेगा, ऐसे ही है ना। हम लोग हमजा नहीं मार रहा आप लोगों को, तो आप लोग हमजा को देख के नहीं घबरा, ठीक है। आप लोग अपने आंसर शेयर करें, गलत है सही है वो हम देख लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक चीज़ का मसला है और वो ये है, हमने 3 टर्म्स पढ़ी, एजेंट फैक्ट्री, देन AI नेटिव कंपनी और AI वर्कर। सिस्टर ने एक चीज़ बताई कि AI वर्कर साथ चलता रहता है, लेकिन एक चीज़ हमें ये याद रखनी है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि AI वर्कर हायर होता है, रिटायर होता है। टास्क अकम्प्लिश हुआ, कंप्लीट हो गया, क्या होगा? रिटायर। कंटिन्यूसली अगर वो चल रहा है तो उसका मतलब वेस्ट क्या होगा? कंप्यूट। सही है। AI वर्कर हायर होगा, रिटायर होगा। कौन सी चीज़ जो है, जो लेयर जो फिक्स रहेगी वो हम आगे पढ़ेंगे, वो होती है मैनेजमेंट लेयर और वो होती है आइडेंटिटी AI, जो कि ओपन फ्लो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये आगे देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सेट इसको छोड़ देते हैं, ओके। अब हम आ जाते हैं इस पर, इंटेंट एग्जीक्यूशन आउटपुट वेरिफिकेशन, ठीक है। इस डायग्राम को जल्दी से देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? एजेंट फैक्ट्री एरा, इंटेंट, ठीक है। इंटेंट में क्या आ गया आपके पास? प्रिंसिपल, गोल्स, बजट। इसको ज़रा देख लेते हैं, परमिशंस। आइडेंटिटी AI वो क्या होगी? ये आगे आएगा, जनरली मैं पूछ रहा हूँ, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं। मुझे एक बात बताओ, सोच के, एक AI नेटिव कंपनी है, AI वर्कर्स बना रहा है, स्केल करने में अगर मुझे लेट सपोज मेरे पास अभी 10 वर्कर काम कर रहे हैं, कल को 100 हो जाते हैं, सही है। मुझे एक बात बताओ, स्केलिंग में क्या मुश्किलात आ सकती हैं? पहली चीज़ सोच के बाद, तो बता रहे हैं यहाँ से। अच्छा, आइडेंटिटी AI का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, चलेगा? देखो, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। कंपनी अगर मुझे स्केल करनी है, एक कंपनी लेते हैं ह्यूमन वाला, लेट सपोज उसके पास 10 वर्कर काम कर रहे हैं, कल को एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, सबसे पहला मसला क्या होगा? उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हायरिंग करना है, रिसोर्स है, सही। AI नेटिव कंपनी में क्या है? काम करने वाले कौन है? एग्जीक्यूशन इंजन जो है वो 80% किस पे डिपेंडेंट है? एजेंट्स पे, सही। स्केल करने के लिए क्या मुझे बाहर से कुछ रिसोर्स चाहिए? क्या चाहिए? अगर चाहिए तो मुझे फिजिकल रिसोर्स को चाहिए, फिजिकल रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट चाहिए, ठीक है, यानी CPU, मेमोरी, रैम एग्जीक्यूट करने में। लेकिन वो अगर मैं क्लाउड पे मेरा सिस्टम है तो मैं बस कार्ड चार्ज करवाऊंगा, 10 से 100 हो जाएगा, सही। यहाँ तक बात ठीक है।
आप एज अ ह्यूमन पहले 10 एजेंट्स को मैनेज कर रहे हो, आपने सबके लिए टास्क बनाए, लेट्स सपोज उनको असाइन किया कि यार ये डेटा एक्सट्रैक्शन वाला है, ये लीड जनरेशन वाला है, ये कोड करेगा, ये फ्रंट एंड बनाएगा, बैक एंड बनाएगा, ये डेवऑप्स का होगा, सही। 10 से 100 अगर कैसे मैनेज होगा? कितने ही ऑर्केस्ट्रेटर लगा दो, 100 वर्कर्स हैं। अगर लेट्स सपोज एग्जाम्पल के लिए आपने 90 वर्कर्स को भी मैनेज कर लिया, 10 ने आपसे सवाल पूछे, उनको कोई आउटपुट आया, वो कहीं स्टक होगा, आपके अप्रूवल के बगैर आगे काम नहीं चल रहा, तो वो क्या है? आइडल है, वो बैठे रहे। जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ह्यूमन लेट्स सपोज अभी 100 थे, कल 1000 हो गए। ह्यूमन अगर खुद से सारी चीज़ें कंट्रोल करा तो ह्यूमन कैपेसिटी स्केल नहीं हो सकती उस हिसाब से, जो कि एआई नेटिव कंपनी का बेसिकली फंडामेंटल है, यार स्केलेबिलिटी हो, सही। अब इसका बेसिकली वो क्या है? जैसे 100 वर्कर्स हैं एआई वाले, ऐसा आपका भी एक एआई पर्सनल असिस्टेंट हो जो उनको मैनेज करे। उसके पास आपका कॉन्टेक्स्ट, आपकी मेमोरी, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका स्टाइल, व्हाटएवर जो भी है, आपकी लिमिटेशंस, आपके गार्डरेल्स हों, तो होगा क्या? वो कल को 100 से 1000 हो जाएंगे, वो आपके एजेंट से कम्युनिकेट करेंगे, एजेंट उनको समझा देंगे। ऐसे ही है ना, आपकी लिमिटेशंस जो डिफाइन होंगी वो 100 वर्कर्स उस आपसे बात करेंगे, लेकिन वो आपके रिप्रेजेंटेटिव एजेंट से बात कर रहे हैं। जो आपका रिप्रेजेंटेटिव एजेंट है वो क्या करा रहा है? आइडेंटिटी है। समझ आ गया? ह्यूमन सारे वर्कर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए ह्यूमन अपना एक पर्सनल असिस्टेंट बनाएगा। उस असिस्टेंट के पास जो है वो सारी नॉलेज है जो कि बेसिकली ह्यूमन के पास है, ठीक है। सारी से मतलब वो जो काम से रिलेटेड है, वो गार्डरेल्स हैं, वो बजट से रिलेटेड लिमिटेशन है, वो सारी चीज़ें। होगा ये कि आप एज अ फिजिकल ह्यूमन उन सब वर्कर्स को मैनेज नहीं करें, बल्कि आपका पर्सनल असिस्टेंट, जो कि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ होगी, आइडेंटिटी है, वो मैनेज करें, सही। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस कंटिन्यू करेंगे।